Hello students, in today's class we are going to learn class 9 second chapter from the book Beehive, The Sound of Music. Students, this chapter has two parts, so in today's class I am going to explain the first part. So let's start. The first part of this chapter has been written by Deborah Cowley. You can see in the right side the first picture. This is writer Deborah Cowley. She once took an interview of Evelyn Glennie, the lower picture, the picture down is the picture of Evelyn Glennie, the girl who is playing drum. Okay, so she took interview of Evelyn Glennie. उन्होंने एक बार Evelyn Glennie का interview लिया था for 2 hours. This chapter is based on that interview. Okay. Okay, what is extraordinary about Evelyn Glennie? Evelyn Glennie के बारे में क्या विशेष है? Before the chapter I tell you few things so that you can understand chapter well. ओके मैं कुछ बातें बता देता हूँ जिससे आप चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, देखिए एवलिन ग्लैनी एक ऐसी गर्ल है जो बचपन में डेफ हो जाती है, मतलब उनको सुनना बंद हो जाता है, बिल्कुल सुन नहीं पाती है. ओके, फिर भी वो आगे चलकर अपनी लाइफ में दुनिया की सबसे मशहूर वन ऑफ द मोस्ट फेमस परकशनिस्ट हम कहते हैं एनीवन हु प्लेज इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है उसको हम परकशनिस्ट कहते हैं. ठीक है, लाइक तबला, लाइक जाइलोफोन, लाइक गिटार. ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ परकशनिस्ट. तो एवलिन ग्लैनी जो है शी बिकम्स अ ग्रेट परकशनिस्ट बट शी वॉज नॉट एबल टू हियर व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड. तो ये सब कैसे हुआ? दैट अ गर्ल हु वॉज नॉट एबल टू हियर, जिसको सुनाई नहीं देता था, वो इतनी ग्रेट भी नहीं, वर्ल्ड की सबसे ग्रेट परकशनिस्ट कैसे बनी? सो दैट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर. ओके, तो फर्स्ट फ्यू लाइन्स हैव बीन रिटन अबाउट द चैप्टर. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. देखिए ये जो लाइन्स है ये एक अनदर ग्रेट परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड ने ये लाइनें एवलिन के बारे में कही है. ये हम अंदर चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, इन लाइनों का मीनिंग ये है कि जेम्स ब्लेड ये कहते हैं कि भगवान ने एवलिन ग्लैनी से उनकी सुनने की शक्ति भले ही ले ली हो, लेकिन बदले में उन्होंने कुछ ऐसी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ एवलिन ग्लैनी को दी है कि वो म्यूज़िक को फील करती है और हम लोगों से कहीं गहराई से फील करती है, और उस फीलिंग की वजह से ही, उस म्यूज़िक को फील करने की शक्ति की वजह से ही वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है. ठीक है, अब यहाँ पर राइटर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. सो राइटर कहता है कि अब आप ये स्टोरी इस चैप्टर में पढ़िए और देखिए किस तरह से एक इंसान ने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को लड़ते हुए, ठीक है, अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाया है. तो चलिए पढ़ते हैं. लेट्स रीड इन दिस चैप्टर. ओके, द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, देखिए इस चैप्टर के बारे में मैं आपको एक स्पेशलिटी बता देता हूँ. दिस चैप्टर हैज़ नॉट बीन रिटन इन सीक्वेंस. जैसे हम एक आम स्टोरी पढ़ते हैं जो सीक्वेंस में होती है कि ठीक है पहले ये हुआ फिर ये हुआ. दिस चैप्टर हैज़ नॉट बीन रिटन इन सीक्वेंस. सो दिस चैप्टर हैज़ we can say it is not in sequence. Okay, it is disordered. ये जो चैप्टर है ऑर्डर में नहीं है. So what happens, कभी हम एवलिन की स्टार्टिंग में एवलिन को दिखाया गया व्हेन शी इज 17 ईयर्स ओल्ड, बाद में फिर हम उसके बचपन में चले जाते हैं, बाद में फिर हम वापस से उसके यंग एज में आ जाते हैं, फिर हम उसके सक्सेस के बारे में बताने लग जाते हैं. सो आपको इन दिस चैप्टर रीडर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है, और रीडर को बहुत केयरफुल रहना होगा और रीडर को 50% चीज़ें गैस करनी होती है, आइडिया लगाना होता है कि यस व्हाट हैपेंस इन दिस. ओके, सो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए रीड करना है. तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. So now let me explain it. Okay, what is the scene here actually? First let me clear you with the difficult word meanings. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट इज रश आवर क्राउड. सो स्टूडेंट्स रश आवर क्राउड होता है जब रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वो घंटे. फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग लाइक 7 to 10 जब सभी लोग ऑफिस आते हैं,
सेकंड जब इवनिंग में लोग वापस आते हैं, तो यहाँ पर मॉर्निंग का सीन है 7 to 10 के बीच का, जो रश आवर है, मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है रोड्स पर, बिकॉज पीपल गोज टू देयर ऑफिसेज एंड देयर वर्क्स। ओके, सो यहाँ पर जो है रश आवर मीन्स रश आवर है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट आवर्स है, और उनकी उसकी वजह से क्राउड है। जोसल मतलब धक्का मुक्की हो रही है, लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जैसे मेट्रोज होती है उनके अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और ये जो सीन है ये कहाँ का है, ये लंदन का सीन है, ठीक है। उसी भीड़ में एक स्लाइट गर्ल है, मीन्स एक पतली लड़की है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, मतलब वो अपनी 17 ईयर्स से कम उम्र की लग रही है। वो है 17 ईयर्स की लेकिन लग कम रही है, क्योंकि वो स्लाइट है, थोड़ी पतली है, कमजोर है। वॉज नर्वस, वो गर्ल नर्वस है, येट एक्साइटेड, फिर भी वो एक्साइटेड है, ठीक है, मतलब रोमांचित है। क्यों है? ऐसी फेल द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब जो ट्रेन आती है उसका जो वाइब्रेशन होता है उसको वो फील कर रही है, ठीक है। और उस फीलिंग की वजह से वो एक्साइटेड है। और उसके एक्साइटेड होने का एक और भी रीज़न है, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। वो इसलिए भी एक्साइटेड है क्योंकि ये उसका जो बहुत ही प्रेस्टिजियस क्या होता है, वेरी वेरी रेप्यूटेड, जो बहुत ही रेप्यूटेड रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन है, उसमें उसके अंदर वो जा रही है, और आज उसका फर्स्ट डे है। ओके, एंड व्हाट एल्स इज हियर, दैट डोंटिंग इनफ, मतलब ये उसके लिए काफ़ी एक डराने वाली बात है, ठीक है, उस लड़की के लिए। क्यों? बिकॉज फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, क्योंकि वो लड़की जो है वो शहर से बिलोंग नहीं करती है, वो स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटलैंड में ज़्यादातर खेती होती है, वहाँ पर जो फार्मर्स ज़्यादा है, तो वो स्कॉटलैंड से आई है, ठीक है। मीन्स वो गांव में पली बड़ी है, फिलहाल वो शहर में जा रही है, लंदन जैसी फेमस रॉयल अकेडमी जैसी फेमस जगह पर जा रही है, तो वो थोड़ी फिलहाल डरी हुई है, नर्वस है, ठीक है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, देखिए एस्पायरिंग म्यूजिशियन कहने से मतलब है कि ये लड़की जो है म्यूजिक सीखने जा रही है, ठीक है, ये म्यूजिक एस्पायर कर रही है, म्यूजिक सीख रही है। ओके, इसने इससे भी बड़े चैलेंज का सामना किया है, और वो चैलेंज क्या है, सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, कि लड़की जो है ये जो है पूरी तरह से डेफ है, मतलब पूरी तरह से उसे सुनाई नहीं देता है। सो अब हम जैसे कि इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि इसमें जो स्टोरी है वो इन ऑर्डर में है, तो ये सारे पैसेजेस इन ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो मैं ऑर्डर में करके बताता हूँ कि ये जो सीन है ये लंदन में एक अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म का है। उस प्लेटफॉर्म पर रश आवर क्राउड है, रश आवर क्राउड एज आई एक्सप्लेन, ठीक है, कि सुबह के आवर्स है, सब लोग अपने ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, और भीड़ है, लोग अपने ऑफिस वगैरह में जाने के लिए, ठीक है, ट्रेन्स पकड़ रहे हैं, इसके लिए वहाँ पर भीड़ है। उसी भीड़ में जो है एवलिन ग्लैनी है, जिसके बारे में चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एवलिन ग्लैनी अभी 17 साल की है, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो गया है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, ठीक है, तो वो वहाँ पर जा रही है। अब वो रेलवे स्टेशन पर है, रेलवे स्टेशन पर जैसा कि हमें अभी पता चला उसको सुनाई देता नहीं है, सो दैट्स वाई उसको ट्रेन आने का वाइब्रेशन फील होता है, और वो बहुत एक्साइटेड होती है कि ठीक है मैं ट्रेन में चढ़ने वाली हूँ, मैं लंदन जा रही हूँ रॉयल एकेडमी में। तो इस तरह का एक्साइटमेंट है उसके अंदर। एक्साइटमेंट के साथ साथ वो नर्वस भी है ऑब्वियसली। ओके, आप इतनी बड़ी जगह पे जा रहे हो तो डेफिनेटली नर्वस होते ही हो। उसके बाद एक चीज़ और है कि डोंटिंग इनफ, मतलब वो डरी भी हुई है, डरी हुई इसलिए है कि देखो वो गांव में पली बड़ी है, ठीक है, स्कॉटिश फॉर्म में, और फिलहाल वो शहर में जा रही है, इतनी बड़ी जगह पे जा रही है, इतने सारे लोग हैं, भीड़ भड़क है, तो वो थोड़ा डर भी रही है। ओके, लेकिन राइटर एश्योर करता है कि नहीं वो इस चैलेंज को फेस कर लेगी, क्योंकि इससे भी बड़ा चैलेंज उसने लाइफ में फेस किया है। उसके सामने इससे बड़ा चैलेंज ये है कि उस लड़की को सुनाई नहीं देता है, वो डेफ है, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें ये मेन बात जो पता चलती है वो दो है इस चैप्टर में। नंबर एक, जो एवलिन ग्लैनी है वो फिलहाल 17 ईयर्स की है, और नंबर टू, वो फिलहाल रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट देखिए, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पैराग्राफ नाउ। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. तो यहाँ तक हमें ये बताया गया है कि एवलिन ग्लेनी की जो मोम है वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति गई। तो उनकी मदर ये बताती है कि जब एवलिन ग्लेनी 8 ईयर्स की थी तो उसको पियानो लेसन्स के लिए मैं आवाज़ देती थी, लेकिन वो आती नहीं थी। बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ होता था कि उसको सुनाई ही नहीं दिया है, ठीक है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो यहाँ पर देखिए,
फॉर अ क्वाइट वाइल मतलब काफ़ी समय तक एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस, एवलिन मैनेज करती रही मीन्स छुपाती रही अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को अपने फ्रेंड्स और टीचर से। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब तक वो 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिट्रियोरेटेड, उसके जो मार्क्स थे वो बहुत ही खराब आने स्टार्ट हो गए थे। डिट्रियोरेटेड मीन्स वेरी बैडली, ठीक है। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। और जब एवलिन के मार्क्स नहीं आते थे, टीचर्स को रियलाइज होता था कि ये सुनती नहीं है, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को ये अर्ज किया। मीन्स अर्ज का मतलब होता है सैड विद इंटेंसिटी, मतलब जोर देकर उनसे कहा कि आप जो है इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. जब एवलिन को स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाया गया तब ये डिस्कवर हुआ कि उसकी जो हियरिंग थी वो सीवरली इम्पेयर्ड, सीवरली मतलब वेरी बैडली, और इम्पेयर्ड का मतलब होता है डिफेक्टिव हो चुकी थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उसकी सुनने की जो नर्व थी वो धीरे धीरे डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उसका जो सुनने की शक्ति है बुरी तरह से डिफेक्ट हो गई थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो एक हियरिंग एड लगी हुई है कान में। तो अब उस स्पेशलिस्ट ने सलाह दी एवलिन के पेरेंट्स को कि एवलिन के कान में एक हियरिंग एड फिट की जानी चाहिए एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और उसको जो डेफ लोगों का स्कूल होता है वहाँ पर उसको भेजा जाना चाहिए। अब जब ये बात एवलिन ने सुनी तो क्या हुआ, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन उस घटना को याद करते हुए कहते कि जब मुझे ये बात सुनाई गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ ब्लैक हो गया है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप होता है हिम्मत हार जाना, लेकिन एवलिन हिम्मत नहीं हारने वाली थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चयी होता है, तो वो दृढ़ निश्चयी थी एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए और म्यूजिक में अपना अपने जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करने के लिए। परस्यू का मीनिंग होता है फॉलो करना, अपने इंटरेस्ट को, अपनी किसी भी चीज़ को फॉलो करना। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन एवलिन ने एक लड़की को जाइलोफोन प्ले करते हुए देखा। इन द फर्स्ट पिक्चर यू सी दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जाइलोफोन, ठीक है। और उसने भी ये डिसाइड किया कि मुझे भी ये प्ले करना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। डिस्करेज्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स किसी की हिम्मत तोड़ना, तो ठीक है, किसी को मना करना, ठीक है। तो ज़्यादातर टीचर्स ने उसको मना किया, उसको उसकी एक तरह से हिम्मत तोड़ी कि नहीं नहीं आप रहने दीजिए। बट percussionist Ron Forbes, you can see in the picture this person Ron Forbes, but percussionist Ron Forbes spotted her potential। लेकिन वहाँ पर एक percussionist थे Ron Forbes जो उनके टीचर थे स्कूल में। और एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, percussionist एक पर्सन होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जैसे तबला हो गया, जाइलोफोन हो गया, मतलब जो बीट करके ठीक है, बीट करके चोट मार के जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं उनको बजाने का जो एक्सपर्ट होता है उसे हम परकशनिस्ट कहते हैं। तो वहाँ पर एक परकशनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उसकी पोटेंशियल यानी उनकी सीखने की जो क्षमता है उसको पहचान लिया कि यस इस गर्ल में पोटेंशियल है सीखने का। ही बिगेन बाय, ठीक है, सो उन्होंने उसकी क्षमता को पहचान लिया और उसको सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। मतलब उन्होंने एक लार्ज ड्रम लिया, एक ठीक है आप कह सकते हैं एक बड़ा ढोलक लिया और उस पर दो अलग अलग नोट बजाए, मतलब एक तेज आवाज में बजाया और थोड़ा सा धीरे बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। एवलिन अब उस घटना को याद करते हुए बताते हैं कि उस टाइम पर रॉन फोर्ब्स ने मुझसे ये कहा कि आप म्यूजिक को सुनो मत, उसको सुनना छोड़ो, भूल जाओ कि आपको सुनाई नहीं देता, इसे फील करो, इसे किसी और तरह से सेंस करने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवलिन कहती है कि अचानक से मुझे क्या हुआ, अचानक से मुझे ये फील हुआ कि मैं उस ड्रम का जो वाइब्रेशन है उसको मैं उसके लाउड वाले टोन को मैं अपनी वेस्ट से अप में फील कर सकती थी, और जो लोअर वाला जो साउंड था उसको अपनी वेस्ट यानी कि कमर के नीचे फील कर सकती थी, ठीक है। ओके, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। अब फोर्ब्स जो है उन्होंने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया और एवलिन ने ये सेंस किया कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो नोट्स होते हैं, देखिए म्यूजिक में नोट्स का मतलब होता है म्यूजिक के अलग अलग तरह के साउंड्स। तो एवलिन ने ये फील किया कि जो म्यूजिक के अलग अलग तरह के साउंड्स थे जैसे कि लाउड, वेरी लाउड, लो, उन सबको वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से सेंस कर सकती थी। ओके, तो ये उसको फॉर्मूला मिल गया।
आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब एवलिन कहती है कि मैंने अपने शरीर, ठीक है, और जो दिमाग है उसको म्यूजिक के साउंड और म्यूजिक के वाइब्रेशंस के प्रति खोलना सीख लिया था, कि मुझे म्यूजिक के जो वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन जो होते हैं, और म्यूजिक की जो आवाज़ होती है उसको अपनी बॉडी से कैसे सेंस करना है, अपने माइंड से कैसे सेंस करना है, ये मैंने सीख लिया था। ये फॉर्मूला मुझे मिल गया था। द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शीर डिटर्मिनेशन होता है बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय, ठीक है, और बाकी जो है मैंने जो है बाकी जो काम किया मेरे सीखने में वो मेरे दृढ़ निश्चय ने किया और मेरी मेहनत ने किया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब उस पॉइंट के बाद कभी भी एवलिन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। सो जब तक वो 16 साल की थी उसने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर व्हाट इज एन ऑर्केस्ट्रा। Orchestra is a group of musicians who plays different instruments on stage for performances. Means एक group of people होता है जो stage पर perform करता है and every person plays a different instrument. Okay, कोई for example drum बजा रहा है, कोई xylophone बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, तो उस ग्रुप को, पूरे ग्रुप का नाम होता है ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। तो जब वो 16 ईयर्स की हुई तब तक उसने, ये जो घटना हुई थी रॉन फॉब्स वाली, आई टेल यू, ये अराउंड एट दैट टाइम एवलिन वॉज अराउंड 13 ईयर्स। वो अराउंड 13 ईयर्स के आसपास थी। 11 ईयर्स के आसपास वो डेफ हो चुकी थी। 13 ईयर्स के आसपास ये घटना हुई म्यूजिक की, व्हेन शी जस्ट स्टार्टेड फीलिंग म्यूजिक। नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर अंदर अब वो यूनाइटेड किंगडम के में टूर करने लग गई थी विद ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, वहाँ पर परफॉर्मेंसेज देने लग गई थी, ठीक है, और उसने डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक ही मुझे अपनी लाइफ बनाना है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। अब जब उसने डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक ही मुझे अपनी लाइफ बनाना है, तो उसने क्या किया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिशन? ऑडिशन मीन्स अ स्मॉल परफॉर्मेंस, ओके, विच इज गिवन टू बी सिलेक्टेड एनीवेयर। जैसा आपको पता है जैसे ऑडिशंस होते हैं, डांस इंडिया डांस शो होता है हमारे इंडिया में भी, उसके लिए ऑडिशंस होते हैं। इंडियन आइडल होता है, उसमें भी ऑडिशंस होते हैं। तो जब आप एक परफॉर्मेंस करके दिखाते हो फॉर द सिलेक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑडिशन, ठीक है। तो जब ऑडिशन दिया एवलिन ग्लेनी ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, तो उसने हिस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स उसने स्कोर किया। दैट वाज अ वेरी बिग डील, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। देखिए सोलो का मतलब होता है अकेले। पहले जब वो ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस करती थी, मीन्स ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस करती थी, वो उसने छोड़कर धीरे धीरे अब वो इतनी कैपेबल हो गई थी, इतनी फेमस हो गई थी कि अब वो अकेले परफॉर्मेंसेस देती थी, मीन्स अकेले। और उस अकेले एवलिन ग्लेनी को सुनने के लिए लोग आते थे टिकट लेके, तो इतनी फेमस वो हो गई थी। तो उसने ऑर्केस्ट्रा को छोड़कर अकेले परफॉर्मेंस देना भी स्टार्ट कर दिया था। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो जब उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, 17 ईयर्स अभी जा रही थी वो लंदन अकेडमी म्यूजिक में, तो 17 ईयर्स से 20 ईयर्स के जब वो के आसपास जब उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, तब तक वो टॉप अवार्ड्स ले चुकी थी। सी वॉज सो मच टैलेंटेड। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievements. If you work hard and know where you are going, you will get there. अब राइटर कहता है कि इतना सब होने के बावजूद भी, इतनी फेमस होने के बावजूद, इतने अवार्ड्स एक्सेप्ट करने के बावजूद, एवलिन अपने आप को हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती है। मतलब ये नहीं कहती, ये एवलिन कहती है कि मैंने कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं लिया, मैंने कोई हीरो वाला काम नहीं किया है। वो सिंपली ये कहते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और अगर आपका लक्ष्य निर्धारित, अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। वेरी सिंपली सी सेज। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और राइटर कहता है कि यस, ठीक है, उसने जो डिसाइड किया था कि हाँ म्यूजिक इज माई लाइफ, तो उसी फील्ड में वो बिल्कुल टॉप पर पहुंची। और दुनिया की सबसे ज़्यादा सोट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा डिमांड में जो है मल्टी परकशनिस्ट कहते हैं। देखिए परकशनिस्ट क्या होता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्ट होता है। मल्टी परकशनिस्ट होता है जो एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्ट होता है। तो एवलिन ग्लेनी जाइलो मीन्स इसमें जैसे लिखा गया थाउजेंड्स ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बहुत एफर्टलेसली प्ले कर सकती है, ठीक है। सो दैट्स वाई सी इज
in very demand, okay, and she has a very hectic international schedule. So hectic का मतलब होता है when you don't have time, आपके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, आपका शेड्यूल इतना बिजी है। हेक्टिक को हिंदी में सिर दर्द कहते हैं कि आपका सिर दर्दी वाला शेड्यूल है, ठीक है। इट इज शी इज सो बिजी, so that is her achievement. Now, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. ओके, अब राइटर कहता है कि जब हम एवलिन को परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं, परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो ये बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली बात होती है। इंट्रिगिंग का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव, ठीक है, बहुत ही इंप्रेसिव वाली बात होती है कि कैसे एक लड़की जिसको सुनाई देता है इतने अच्छे से जो है परफॉर्म कर पा रही है। इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस द वर्ड मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। अब राइटर टेल्स अस, राइटर हमें ये बताता है कि जब एवलिन नॉर्मल लोगों से बात करती है तो वो कैसे बात कर पाती है, ठीक है, विदाउट हियरिंग वो कैसे बातें कर लेती है। तो यहाँ पर राइटर बताता है कि जो मैंने 2 घंटे इंटरव्यू लिया एवलिन का, जो 2 घंटे मैंने डिस्कस किया एवलिन के साथ, उसमें उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मीन्स मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी नॉर्मल पर्सन से बात कर रही हूँ। फिर एवलिन बताती है कि जो लोग ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी बुशी होती है, बुशी बेड होती है झाड़ियों जैसी दाढ़ी, जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर, तो ऐसे लोगों को जो है रीड करने में, मीन्स ऐसे लोगों की बातें समझने में मुझे दिक्कत होती है। वो क्यों? बिकॉज एवलिन क्या होता है, जब कोई पर्सन बोलता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन और उसके लिप मूवमेंट से समझती है कि पर्सन क्या कह रहा है। सी इज एक्सपर्ट इन दैट, ओके। लेकिन जब आपकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी किसी पर्सन की, तो हाउ कैन सी अंडरस्टैंड द लिप मूवमेंट, तो वो लिप मूवमेंट नहीं समझ पाती। इसलिए वो कहती है हंसते हुए कि जिन लोगों की दाढ़ी झाड़ियों जैसी बड़ी बड़ी होती है उन लोगों को समझने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, इट इज द होल फेस, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. अब एवलिन राइटर को बताती है कि जब किसी को सुनना है, समझना है, तो खाली लिप मूवमेंट से बात नहीं बनती है, पूरा फेस देखना होता है, खासकर आंखें देखनी पड़ती है। और राइटर बताता है कि सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, कि जो एवलिन है वो इंग्लिश जो है बिल्कुल फ्लॉलेसली, बिना, फ्लॉलेसली होता है विदाउट एनी मिस्टेक, वो बिना किसी मिस्टेक के फटाफट से इंग्लिश बोलती है। बस उनकी इंग्लिश में क्या होता है, स्कॉटिश लिल्ट, मतलब स्कॉटिश लहजा आता है, स्कॉटिश एक्सेंट आता है जब वो बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। यहाँ एवलिन बताती है कि मेरी जो स्पीच है, मेरी जो बोलने की स्टाइल है वो क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर मैं बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं 11 साल की जब तक थी तब तक मुझे सुनाई देता था। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज। अब यहाँ पर राइटर हमें बताता है कि वो तो ठीक है जो एवलिन कह रही है, वो तो सिंपली कह रही थी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने आराम से बोलना सीख लिया क्योंकि मैं 11 ईयर्स तक सुन सकती थी। लेकिन राइटर यहाँ पे कहता है कि लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने फ्रेंच और जापनीज कैसे सीखी। वो तो उसने तब सीखी थी जब वो बहरी हो चुकी थी, मीन्स जब वो डेफ हो चुकी थी, उसके बाद उसने ये चीज़ें सीखी थी। तो ये समझ से बाहर है कि उसने ये सब कैसे किया। सो दैट वॉज रियली ग्रेट अचीवमेंट, ओके। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. अब एवलिन ये एक्सप्लेन करती है कि वो म्यूज़िक को कैसे इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करती है। तो सी एक्सप्लेन्स कि ये जो म्यूज़िक है मेरी बॉडी के अंदर पोर होता है, मतलब अंदर प्रवेश करता है मेरे हर पार्ट से, ठीक है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी टिंगल, मेरी स्किन के नीचे एक तरह से गुदगुदी करता है। माई चिक बोन्स, मेरे जो गाल गाल है, ठीक है, गाल की हड्डियों में, ठीक है, ये एक गुदगुदी करता है। एंड इवन इन माई हेयर, मेरे हेयर्स को भी टिंगल करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जो xylophone होता है वो स्टिक की हेल्प से बजाया जाता है। अब एवलिन कहती है कि जब xylophone बजाती हूँ मैं, तो वो xylophone के वाइब्रेशन स्टिक के थ्रू होते हुए, मेरी फिंगर के थ्रू होते हुए पूरी बॉडी में, मतलब xylophone से स्टिक में, स्टिक से फिंगर्स में, फिंगर से हैंड और फिर पूरी बॉडी में मैं उसको फील कर सकती हूँ, ठीक है। Okay, next is she can sense the sound passing up the stick into her fingers by leaning against the drums. She can feel the resonances. Resonances होता है flowing into her body. Resonances means vibrations. अब वो कहती है कि जब वो ड्रम बजाती है तो वो ड्रम के ऊपर झुक जाती है, जिससे उसका जो वाइब्रेशन है वो जो है अपनी बॉडी में फील कर पाती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet एंड अपर लेग्स। अब एवलिन कहते हैं कि जब मैं किसी लकड़ी वाले प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस देती हूँ तो मैं अपने शूज़ उतार देती हूँ, ठीक है, मैं बेयर फिट हो जाती हूँ, मीन्स कोई स्लीपर्स नहीं, कोई शूज़ नहीं, और अपने पैरों के थ्रू मैं वाइब्रेशंस फील करती हूँ पूरी बॉडी में, ठीक है, जैसे पैरों से लेके लेग्स में फिर पूरी बॉडी में। सो दीज आर सम डिफरेंट स्टाइल्स सी यूजेस। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस इन नाइन। ओके, अब ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि एवलिन जो है अपने ऑडियंस, अपने श्रोताओं को बहुत खुशी प्रदान करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल
फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड है एक रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का, ठीक है। 1991 में उनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। सोलोइस्ट मतलब एज आई टोल्ड यू जो सोलो परफॉर्मेंस देता है, जो अकेले परफॉर्मेंस देता है, वो उन्हें एक साल का टॉपर चुना गया और उनको अवार्ड दिया गया था 1991 में। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ये चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जेम्स ब्लेड ने ये लाइनें उनके बारे में कही है। एवलिन कन्फेसेस, कन्फेसेस मीन्स होता है बेटा स्वीकार करना। एवलिन ये बात स्वीकार करती है दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, कि वो मैं जो है बहुत मेहनती हूँ, मतलब मैं खाली नहीं बैठ सकती, मैं वर्कहोलिक हूँ। वर्कहोलिक होता है जो खाली नहीं बैठ सकता, जो हर टाइम काम करता रहता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मतलब मुझे तो बस काम ही करना है। ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, देखिए ऐसा माना जाता है कि क्लासिकल म्यूजिशियंस सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं म्यूजिक के फील्ड में। एवलिन कहती है मैं उनसे भी ज़्यादा हार्डवर्क करती हूँ, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब होता है वेरी हाई, वेरी ह्यूज। अब एवलिन कहते हैं कि लेकिन बदले में उसका जो प्रतिफल है, उसका जो रिवॉर्ड है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे बहुत कुछ मिला है उसके बदले में। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अब यहाँ पर राइटर बताता है कि जो रेगुलर कंसर्ट्स होते हैं, मतलब जो रेगुलर परफॉर्मेंसेस देनी होती है स्टेजेस पे जाकर अर्निंग के पर्पज से, उनके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, एवलिन जो है हॉस्पिटल्स में जाके, जेलों में जाके वहाँ पर फ्री कंसर्ट्स भी करती है, फ्री परफॉर्मेंस भी देती है। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, देखिए यहाँ पर जो प्रायोरिटी वर्ड है उसका मतलब होता है प्राथमिकता देना। वो जो है हाई प्रायोरिटी, प्राथमिकता देती है टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, मतलब यंग म्यूजिशियंस को वो ज़्यादा प्राथमिकता देती है कि उनको म्यूजिक सिखाया जाए। एन रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एक पर्सन है एंड एक लेडी है एन रिचलिन, जो बीटहोवन फंड, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़ी हुई है। वो कहती है एवलिन के बारे में कि शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन होता है बेटा जो क्या होता है, जो प्रेरणा देता है, ठीक है, एक प्रेरणा है फॉर डेफ चिल्ड्रन, डेफ बच्चों के लिए। दे सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। अब राइटर ये बताता है कि जो उस फंड, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के जो डेफ बच्चे हैं, वो एवलिन को अपनी प्रेरणा मानते हैं। एवलिन को देखकर उन्हें भी ऐसा लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकते, ठीक है। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड होता है वो प्राप्त कर चुकी है, अचीव कर चुकी है, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस अ एज, मतलब ये कहा राइटर कहता है कि एवलिन ने वो अचीव कर लिया जो उसकी उम्र के, उससे डबल उम्र के लोग भी अचीव नहीं कर सके हैं। सी हैज़ ब्रॉट परकशन, सी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। देखिए परकशन, जैसे कि मैंने बताया, इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, गायक सिंगर सामने गा रहा है और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो पीछे, लोग पीछे प्ले करते थे, सामने आते भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो एवलिन ने इतना इतना फेमस किया इस परकशन प्रोफेशन को कि लोग जो है अब फ्रंट में आकर बजाते हैं, लाइक सी प्लेज जाइलोफोन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टेज। तो एक तरह से वो उस परकशन के बिजनेस को पीछे बैक स्टेज से लेकर फ्रंट स्टेज पर लेकर आई हैं, ठीक है। ओके, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट कैन बी वेरी मूविंग, और ये प्रदर्शित किया, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब ये प्रदर्शित किया, ये सिद्ध किया है एवलिन ने कि ये चीज़ें जो बड़ी मूविंग हो सकती है, मतलब बड़ी इंप्रेसिव हो सकती है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उन लोगों को भी इंस्पिरेशन दी है जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ओके, पीपल हु लुक टू हर एंड से if she can do it I can, and not the least she has given enormous pleasure to millions। तो मीन्स अब एवलिन को देखकर बहुत से हैंडीकैप लोग जो है वो ये कहते हैं कि अगर ये एवलिन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली उसने जो है अपने मिलियंस जो फैन हैं एवलिन के, उन्होंने अपने मिलियंस ऑफ फैंस को एक इनॉर्मस, मतलब बहुत ही बड़ी खुशी प्रदान की है। मीन्स जब भी वो प्ले करती है म्यूजिक तो लोग खुश हो जाते हैं, अपना गम भूल जाते हैं। सो दैट इज़ अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी ऑफ एवलिन ग्लैनी हु गॉट deaf at the age of 11 but touched the skies। Okay students, that is all for this chapter। Okay, I will make separate video for the question answers of this part। Thank you so much।